हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है? पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, है ना? चलिए, हमने वैन डेर वाल इक्वेशन खत्म की थी। अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। और हमने कहाँ तक पढ़ लिया है? हम वी हैव फिनिश्ड द वैन डेर वाल इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले बेटा लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। लिक्विफैक्शन का मतलब क्या होता है? लिक्विफैक्शन का मतलब होता है कि गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। अब सोचो, खुद सोचो, गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, वो दूर 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 होते हैं, ठीक है। उनके कंपैरिजन में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं। यानी कि कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको गैस के मॉलिक्यूल्स को पास पास लाना पड़ेगा। तो फिर दिमाग लगाना है कि अगर गैस के मॉलिक्यूल्स को पास पास लाना है तो गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर गैस के ऊपर प्रेशर कम है तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, और दूर दूर अगर वो होंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप नहीं होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको लिक्विड को, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको गैस का वॉल्यूम कम करना है, सीधी बात। अब गैस का वॉल्यूम कम कैसे होगा? या तो ऊपर से प्रेशर बढ़ा दो, ठीक है ना, क्योंकि सपोज गैस यहाँ पे रखी हुई है, ये मैंने बोर्ड थोड़ा सा थोड़ा रखा आपके लिए। अभी वॉल्यूम अगर ज़्यादा है, ये है वॉल्यूम गैस का, तो अगर आप ऊपर से प्रेशर को बढ़ा दोगे, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो गैस के मॉलिक्यूल पहले दूर दूर थे, इधर कितना दूर था, अब क्या हो गया? पिस्टन जब नीचे आ गया तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास जाएंगे, और जब गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तभी वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डेवलप करेंगे, है ना बच्चा? तो अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो पहला फैक्टर है कि यू हैव टू इंक्रीज द प्रेशर। वॉल्यूम को कम करना है, प्रेशर को बढ़ाना है। पहला फैक्टर हो गया प्रेशर। दूसरी बात करते हैं हम, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। आपको पता है, आपने पढ़ा है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। हाँ यार, ये हमने डिराइव करा है बेटा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में। तो टेम्परेचर ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी। तो काइनेटिक टेम्परेचर ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, तो वेलोसिटी ज़्यादा तो गैस के मॉलिक्यूल तेज तेज भागेंगे, और तेज तेज भागेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप नहीं होंगे, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप नहीं होंगे तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना मुश्किल काम है। व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना है? प्रेशर बढ़ाना है, टेम्परेचर घटाना है। टेम्परेचर घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, और गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे तभी वो सफिशिएंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप करेंगे और लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ तक क्लियर मेरे ख्याल से? गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कराना है तो वॉल्यूम गैस का घटाना है, इसके लिए टेम्परेचर बढ़ाना, प्रेशर बढ़ाना है और टेम्परेचर घटाना है। एग्रीड? याद आ गया? अब मैं यहाँ पे इतना मैं यहाँ पे आपको पढ़ के समझाया था जितना मैंने आपको समझाया, ठीक है। फिनोमेना ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन। ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरी बात, गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय, अभी समझाया कैसे, इंक्रीजिंग प्रेशर। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो इट इंक्रीजेस द अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, और जब वो पास पास आएंगे तभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप करेंगे, ठीक है, तभी लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। दूसरा, लोअरिंग द टेम्परेचर, ठीक है, लोअरिंग द टेम्परेचर। अब मैंने बोला टेम्परेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, डिक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, हेंस अट्रैक्शन इंक्रीजेस। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलो। अब मैंने बोला अगर मैं दोनों फैक्टर्स को कंपेयर करूं, क्या बोला मैंने? अगर मैं दोनों फैक्टर्स को कंपेयर करूं कि भैया प्रेशर बढ़ाना है, टेम्परेचर घटाना है, दोनों को एक साथ करना है। अगर मैं बोलूं कि दोनों में से ज्यादा इफेक्ट किसका है, मतलब ज्यादा रोल कौन सा फैक्टर प्ले करता है इन लिक्विफाइंग द गैस? क्या बोला मैंने? दोबारा, ज्यादा बड़ा रोल कौन सा फैक्टर प्ले करता है इन लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस? तो मैं बोलूंगा इट्स टेम्परेचर नॉट प्रेशर। बच्चे मुझे बोलते हैं प्रेशर, इट्स टेम्परेचर। ऐसा क्यों? देखो बेटा, क्या टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी को इन्फ्लुएंस करता है, और काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा होगी, अगर गैस का मूवमेंट ज़्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं
हर गैस का अपना एक टेम्परेचर होता है जिसको हम टीसी बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसपे गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, मतलब कन्वर्ट होना शुरू होती है। सपोज CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर मैं 31.1 डिग्री सेल्सियस पे CO2 को रखूंगा और हाई प्रेशर भी लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि प्रेशर कम 1 एटमॉस्फेयर में काम चल जाएगा, नहीं, प्रेशर भी हाई लगाया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिटिकल टेम्परेचर 304.13 केल्विन है, यानी कि 31.1 डिग्री सेल्सियस अगर केल्विन टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर है, तो उसके ऊपर मुझे 72.8 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगाना है। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि 72.8 की जगह अगर मैं सपोज 304.1 की जगह मैंने बोला चलो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर इसका टेम्परेचर 305 मेंटेन कर देते हैं, मतलब मैं 304 मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ CO2, मतलब आई एम पुटिंग द CO2 टू 32 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 305 केल्विन पे मैंने CO2 को रख दिया। ठीक है, अब मैंने प्रेशर क्या किया, मुझे पता है कि 304.13 केल्विन पे इतना प्रेशर लगाओगे तो जाके CO2 गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर को बढ़ा के 305 कर दो। ठीक है, एग्रीड, 305 करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे, एग्रीड, नहीं होंगे। ठीक है, फिर हमने बोला नहीं यार एक काम करते हैं ना, इसको 305 कर देते हैं तो प्रेशर भी बढ़ा दो ऊपर से, आप चाहे कितना भी प्रेशर लगा लो, उसको 100 भी कर दो आप, 100 पास्कल, तो भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तभी भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ रही है तो कमेंट्स में फटाफट लिखना है, नहीं आ रही तो हाँ, आ रही है तो हाँ। ठीक है, तो भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, एग्रीड, यानी कि टेम्परेचर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हर गैस का अपना एक टेम्परेचर होता है जिसको हम गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। उससे अगर ऊपर आप टेम्परेचर को रखोगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, आप कितना भी प्रेशर लगा लीजिए। समझ में आ गया? तो जिस टेम्परेचर पे गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होती है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। उससे अगर नीचे टेम्परेचर कर दोगे तो गैस और इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, उससे अगर ऊपर होगा तो कुछ भी कर लो गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज मच मोर प्रोनाउंस्ड, अगर आपसे बोला जाए कि टेम्परेचर का रोल इतना ज्यादा क्यों है एज कम्पेयर टू प्रेशर, तो आप बोलोगे बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप क्या बोलोगे? क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर अगर टेम्परेचर हम गैस का रखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि गैस के मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। मेरे ख्याल से याद रखा। अब आते हैं गैसेस। देखो आपने कल पिछले वैन डर वाल कांस्टेंट्स पढ़े थे ए एंड बी, और उसमें से मैंने बोला था ए जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को बताता है। अब देखो कितना आसान हो गया, ये नीट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर सपोज दो गैसेस हैं ए एंड बी, एक की वैन डर वाल कांस्टेंट ए की वैल्यू ज्यादा है, तो जिसकी ए की वैल्यू ज्यादा उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा तो लिक्विड में कन्वर्ट करना आसान, और लिक्विड में कन्वर्ट करना आसान तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर को बहुत लो नहीं करना पड़ेगा, तो उसका टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा। समझा? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप दो गैसेस लेता हूँ, हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम को बोलते हैं परमानेंट गैस, हाइड्रोजन हीलियम को बोलते हैं परमानेंट गैस। ये वो गैसेस हैं जिनके अंदर वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं? वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे तो ए की वैल्यू भी कम होगी, है ना बेटा? ए की वैल्यू भी कम होगी तो लिक्विड में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा, और लिक्विड में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा तो बहुत कम टेम्परेचर को करना पड़ेगा, और बहुत कम टेम्परेचर करना पड़ेगा, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब ये गैसेस हैं, मैंने जानबूझकर उनको उसी ऑर्डर में रखा हुआ, जिन ऑर्डर में इसकी ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू इसी ऑर्डर में। SO2 की ज्यादा होती है, फिर NH3 की, फिर H2 की, फिर CO2। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, इनके अंदर स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अगर स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो इसका मतलब क्या? ए की वैल्यू ज्यादा, ए वैन डर वाल फोर्स कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज ज्यादा, ए की वैल्यू ज्यादा। ये पढ़ा रखा है मैंने पिछले वीडियो में। ठीक है बच्चों, अगर इन गैसेस में ए की वैल्यू ज्यादा यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा,
तो जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि टेम्परेचर को बहुत कम करने की जरूरत नहीं है, यानी कि हाई वैल्यू ऑफ टीसी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाई वैल्यू ऑफ टीसी। टीसी मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद ये मैं साफ करने जा रहा हूँ बोर्ड। इसके बाद जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ है ये एंड्रयूज ने बनाया था। एंड्रयूज ने बताया था हमें क्रिटिकल फिनोमेना अच्छे से एक ग्राफ की हेल्प से, एंड्रयूज कर्व बोलते हैं उसको, तो वो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। अब हम क्रिटिकल फिनोमेना को एंड्रयूज कर्व की तरफ से पढ़ेंगे। बेसिक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आते हैं एंड्रयूज पे, ठीक है बेटा। चलो बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा, लिक्विफिकेशन, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। तो लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस को अच्छे से समझने के लिए एंड्रयूज ने 1869 में हमें ये कर्व दिया था, ठीक है। उसने ये जो कर्व प्लॉट है ये CO2 के लिक्विफैक्शन के ऊपर है। तो आते हैं इस कर्व को स्टडी करते हैं, ठीक है। पहली बात, जब हम प्रेशर को वॉल्यूम के साथ सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करना, जो मैंने लिखा हुआ है ये क्योंकि टाइम बचाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। सिर्फ इस कर्व पे कंसंट्रेट करना, आपको जितना लिखा हुआ है सब समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चा। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। एक जो कर्व है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, यानी कि जैसे ये वाला कर्व है ABCD, ये 13.1 डिग्री सेल्सियस पे है। कर्व EFGH जो है वो 21.5 डिग्री सेल्सियस पे है। कर्व IJKL जो है वो 31.1 डिग्री सेल्सियस पे है। और कर्व MN जो है वो 35.5 डिग्री सेल्सियस पे है। और जो कर्व है, ये लास्ट कर्व है, इसको OP नाम दे देते हैं, ये 48.1 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब तो जब मैं प्रेशर को वॉल्यूम के साथ प्लॉट करता हूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उसको बोलते हैं आइसोथर्म, कर्व का नाम होता है आइसोथर्म, ठीक है। तो मेरे पास कितने तरह के हैं कर्व्स, 4, ये 1 2 3 4 5 कर्व्स मैंने बना रखे हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला कर्व पूछ लेते हैं कि आइसोथर्म का नेचर क्या होता है, आइसोथर्म, तो आपको नाम रखना पड़ेगा कि रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, ठीक है। अब आते हैं पहली बात, कर्व ABCD। देखो बेटा क्या, पहली बात जो कर्व AB है, EF है या IJ है, ये सारे गैस को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो डॉटेड लाइन है, जो कर्व इससे ऊपर आएंगे वो पूरे के पूरे गैस होते हैं। ये जो कर्व है AB, यहां तक गैस है, EF यहां तक गैस है, IJ यहां तक गैस है, M और N पूरा गैस है, अभी बताएंगे आपको कैसे, और O और P भी पूरा गैस है, ठीक है। अब आते हैं कर्व AB पे। AB वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी कि 13.1 डिग्री सेल्सियस पे जब मैं AB प्लॉट करता हूं तो वो बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगा। वॉल्यूम डिक्रीजेस व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस, एग्रीड। प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है, एग्रीड। अब यहां तक पूरा का पूरा गैसेस के B और C में, B और C के बीच में जो डॉटेड लाइन जा रही है ना, यहां से लेके यहां तक, ये इक्विलिब्रियम, इसको हम बोलेंगे गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो कर्व जो BC है उसमें CO2 गैस भी है और लिक्विड भी है। और देखो वॉल्यूम, मतलब गैस और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट कांस्टेंट है ना बेटा। और ये बहुत बड़ा कर्व है, सबसे बड़ा कर्व है ABC, जो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ये सबसे बड़ा कर्व BC है। क्यों है अभी आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक। तो इस BC कर्व पे गैस और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। कर्व C के बाद ये सारा का सारा, यहाँ पे पूरा जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी गैस, यानी कि इसके बाद ये सारा जो CD है ये पूरा का पूरा लिक्विड है। अब देखो ना, आप प्रेशर इतना सारा बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम ना के बराबर, वॉल्यूम ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। कर्व CD पे क्या है, वॉल्यूम ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, लिक्विड्स इनकम्प्रेसिबल होता है। आप लिक्विड में प्रेशर बढ़ाओगे तो लिक्विड का वॉल्यूम थोड़ा कम होगा, पानी में आप प्रेशर बढ़ाओगे तो पानी का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ना के बराबर, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, ठीक है बच्चे, समझ में आया, ठीक है। तो पहले तो दोबारा एक बार फिर A और B से पूरा का पूरा गैस, तो इसका मतलब क्या, जब प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, बॉयल्स लॉ, ठीक। टेंपरेचर कांस्टेंट है 13.1 डिग्री सेल्सियस।
बी और सी पे जाओगे तो पॉइंट बी पे गैस लिक्विड में CO2 लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई। यहां से गैस का लिक्विडिफिकेशन स्टार्ट हो गया और गैस और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में है अलोंग BC। पूरे BC में गैस और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में है, ठीक। C पे गैस CO2 लिक्विड में कन्वर्ट हो गई और CO2 लिक्विड में कन्वर्ट हो गई तो उसके बाद जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो वॉल्यूम नेग्लिजिबल चेंजेस हो रहा है क्योंकि लिक्विड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। चलो ध्यान से समझ में आ गया। देखिए 13.1 डिग्री सेल्सियस कर्व एपी गैस स्टेट फॉलोज बॉयल्स फ्रॉम राइटिंग के लिए थोड़ा माफ कर देना, राइटिंग खतरनाक ही है, ठीक है। पॉइंट बी लिक्विफिकेशन स्टार्ट, पॉइंट बी पे लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया। कर्व BC वॉल्यूम डिक्रीजेस शार्पली, BC पे वॉल्यूम एकदम से डिक्रीज हुआ एंड लिक्विड एंड गैस एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम एंड एट पॉइंट C गैस कंप्लीटली चेंजेस इनटू लिक्विड, ठीक है। ज्यादा समझ में आ गई। फिर मैंने कर्व CD के बारे में क्या लिखा, CD के बारे में लिखा वर्टिकल कर्व है, ठीक है। वॉल्यूम चेंजेस वेरी लेस ऑल्दो P इंक्रीजेस शार्पली, दिस इज बिकॉज़ लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। मेरे ख्याल से समझ में आ गया, ठीक है। तो कर्व ABCD समझ में आ गया, इसको नोट कर लेना बेटा, ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब मैं आता हूं कर्व आइसोथर्म EFGH, यहां तक आ गया समझ में, गुड। ठीक है, चलो बच्चों आते हैं आइसोथर्म थर्म EFGH at 21.5 डिग्री सेल्सियस है ना, इतना ही टेंपरेचर 21.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पहली बात तो यह है कि दिस इज सिमिलर टू ABCD, सिमिलर टू ABCD। अब देखो इसमें तो कर्व EF गैस स्टेट gaseous CO2 वही फॉलोज बॉयल्स लॉ एंड सो ऑन, ठीक है। कर्व दूसरे कर्व पे आते हैं, कर्व FG गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम, गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम होगा, कहा था मैंने इक्विलिब्रियम। ना अब नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात यह है कि कर्व GF, कर्व FG या GF, FG is smaller than कर्व BC, ठीक है। कर्व ये जो है ये छोटा है, ये बड़ा है ना, क्यों? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है वो छोटी है, क्यों बोलो, क्यों? यानी कि ये वॉल्यूम ज्यादा है, ये वॉल्यूम कम है, क्योंकि बेटा इसका टेम्परेचर ज्यादा है और हाई टेम्परेचर पे जब आप गैस का लिक्विफिकेशन करते हो तो वॉल्यूम हमेशा कम आता है। तो क्या लिखूंगा मैं इसमें, क्या लिखूंगा, दिस इज बिकॉज सिंस एट हायर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस and volume of liquid obtained ये कम है ना, ये वॉल्यूम ज्यादा है ना, यहाँ पे जो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कम हो रहा है। लिक्विड ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड obtained by liquefaction of gas decreases, by liquefaction of gas decreases। समझ में आया ना, ठीक, ठीक है, ऐसा आगे समझ में। अब उसके बाद क्या है, कर्व GH वही ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे सारा लिक्विड आ गया, यहाँ पे CO2 21.5 डिग्री सेल्सियस पे कर्व G पे आके, जैसे G पे आया तो CO2 लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया उसके बाद जब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज ना के बराबर हो। इतनी बात समझ में आ गया मेरे ख्याल से, यहाँ तक समझ में आ गया। तो मैं आगे चलूं, हाँ है ना, बोलो बेटा सिमिलर है। जो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कर्व 31, आइसोथर्म है 31, ये नोट कर लेना बेटा। हाँ, तो आइसोथर्म कौन सा है ये, IJKL
ठीक है, अब क्या हो रहा है इसमें देखो, ऊपर एक नाम आई जे किस पर रिप्रेजेंट करता है, गैस को, ठीक है। अब जेके बहुत स्मॉल हो गया, जेके बहुत स्मॉल हो गया, ठीक है। तो एट हायर टेम्परेचर, और हायर टेम्परेचर की बात कर रहा हूं तो कौन सा 31.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कर्व जेके इतना सारा है ना, ये पहले बड़ा हुआ वॉल्यूम, फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ, कर्व जेके becomes smaller, becomes more smaller, ठीक है। देन किसके कंपैरिजन में, BC और EF, देन कर्व्स BC एंड EF, ठीक है। वो तो हो ही जाए, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वही अभी लिखा था कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऑब्टेन्ड आफ्टर लिक्विफिकेशन डिक्रीज, अभी जो लिखा था इससे पहले, ठीक है। फिर हम ये बोलते हैं कि जो पॉइंट x है, बीच में दिख रहा है बिल्कुल सेंटर पे पॉइंट, ये टॉप ऑफ इस कर्व का टॉप, इस कर्व का टॉप, ये जो कर्व जा रहा है जैसे पॉइंट x को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब ये जो है ना, देखो बेटा ऊपर एकदम 31.1 डिग्री सेल्सियस, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। इससे ऊपर अगर आप टेम्परेचर रखोगे तो सारा गैस फेज है, यानी कि लिक्विड स्टेट में है ही नहीं। ये जो कर्व है ना, ये गैस लिक्विड, इसके बाद देखो, इसके बाद जो कर्व जे के है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर इससे ऊपर अगर आप टेम्परेचर रखते हो 35.5 डिग्री सेल्सियस या 48.1 डिग्री सेल्सियस, तो सारा गैस स्टेट है। तो हम क्या बोलेंगे, 31.1 डिग्री सेल्सियस जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, above which a gas cannot be converted into liquid, ठीक है, कितना भी आप प्रेशर लगा लो, ठीक। और इसलिए इस वाले आइसोथर्म को IJKL, आइसोथर्म IJKL, इसको बोलते हैं क्रिटिकल आइसोथर्म। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल आइसोथर्म, ठीक है बेटा, समझ में आ गया, यहां तक आया। अब लास्ट वाले जो कर्व्स हैं वो देख लें, ठीक है। ये जितनी भी डॉटेड लाइन है ना बेटा, ये पूरी की पूरी, ये डॉटेड लाइन, ये इक्विलिब्रियम है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा इक्विलिब्रियम है। इसके बाद यहां पे जहां पे खत्म हो रहा है EF, यहां पे चाहे जाके गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है बच्चे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, आगे चलूं ना ऑपरेट ना। ठीक है, अब लास्ट देखना, कर्व्स अबव 31.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इनमें आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहला पॉइंट कि हॉरिजॉन्टल पार्ट डिसअपीयर्स, हॉरिजॉन्टल पार्ट डिसअपीयर हो गया बेटा, क्योंकि लिक्विड स्टेट आई नहीं है, इसमें लिक्विड स्टेट कहां आ रही है, ये इस पॉइंट पे आके लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें तो कहीं आ ही नहीं रहा ऐसा पॉइंट, ठीक है। तो therefore only gas state exists या gaseous CO2 exists, क्योंकि CO2 का कर्व है, ठीक है। and shows ideal behavior, ठीक है। तो गैस ही गैस होगी तो कभी मतलब आइडियल बिहेवियर शो करेगी, ठीक है। और ये जो डॉटेड लाइंस है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम को शो कर रही है। इस पॉइंट पे गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ये यहां से गैस लिक्विड में शुरू हो रहा है, यहां से गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और यहां पे लिक्विड गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है। इस लाइन पे इक्विलिब्रियम है, यहां पे पूरा लिक्विड है, समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से ये आपको ग्राफ कर्व समझ में आ गया होगा। अब याद रखना एक चीज और, ठीक है, क्रिटिकल
क्रिटिकल टेम्परेचर TC होता है, ठीक है। प्रेशर अप्लाइड एट TC इज कॉल्ड TC, ठीक है। जैसे CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, यहाँ पे प्रेशर 92.8 एटमॉस्फेयर का, ठीक है। तो एट फॉर CO2 एट 31.1 डिग्री सेल्सियस PC is equal to 72.8 ATM, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो क्रिटिकल TC यानी क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे, क्रिटिकल प्रेशर उसको बोलेंगे जितना प्रेशर लगाना पड़ेगा क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक। और लास्ट क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे जो वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई करेगी उसको बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। समझ में आ गई। तो ये लास्ट था बेटा लिक्विफिकेशन। तो गैसेस स्टेट हमारी खत्म हो गई। नाउ विल मूव ऑन टू लिक्विड स्टेट। इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो मैसेज में लिख के भेजना है, चैट बॉक्स में लिख के भेजना है, ठीक है बेटा। यहाँ तक मेरा टॉपिक खत्म हो गया, अब आगे चलते हैं, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।